हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग देखेंगे 3 अगस्त के द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को और उसका क्रिटिकल एनालाइज करेंगे और ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे एग्जाम के लिए और उसमें क्या क्या हम लोग अपने आंसर राइटिंग के लिए एक्स्ट्रा पेज दे सकते हैं। तो उसके पहले एक बात इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि हम लोग ने एक माइलस्टोन प्रोग्राम स्टार्ट किया है टेलीग्राम में, जो आपको मेंटरशिप का प्रोग्राम है। ये आपको एग्जाम में कैसे एग्जाम माने क्या क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आप लोग को तो पढ़ना ही है। इसका यदि गाइडेंस चाहिए तो इस प्रोग्राम में आप एनरोल हो सकते हैं और इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्या क्या पढ़ना है। ये आपका 2026 अगस्त 16 में तारीख को स्टार्ट हो रहा है। फीस रखे हैं 499 और चलेगा आपका CDS2 2027 तक। चलिए पहला आर्टिकल करते हैं, वेस्टर्न घाट कंजर्वेशन विद साइंस एंड डायलॉग। तो इस आर्टिकल में माधव गढ़गिल कमेटी ने रिकमेंडेशन किया है कि पूरे वेस्टर्न घाट के इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया गया, जिसका ऑब्जेक्टिव बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और वाटर रिसोर्स का प्रोटेक्ट करना था। कस्तूरियगगन कमेटी ने डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश की है। इसमें जो आपका ESA एरिया जो है लगभग 37% तक रिड्यूस किया गया है। ह्यूमन सेटलमेंट, एग्रीकल्चर और प्लांटेशन को रिस्ट्रिक्शन के लगाए बाहर रखा है। सेंटर और अफेक्टेड स्टेट के बीच में डिसएग्रीमेंट के कारण ESA नोटिफिकेशन फाइल नहीं हो पाया है। 2015 से 2026 के बीच में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आए हैं, लेकिन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक कंसर्न के चलते फाइनल डिसीजन जो रिपीटली डिले हो रहा है। कर्नाटका जैसे स्टेट का मानना है कि ये ESA रिस्ट्रिक्शन में फार्मिंग, माइनिंग, प्लांटेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्रभावित होंगे। ये फेडरलिज्म और जो इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट डिबेट को क्लासिक UPSC के केस स्टडी में आपका माना गया था। लोकल कमिटी का डर है कि ESA डिक्लेरेशन उनकी लाइवलीहुड और लैंड राइट प्रोविजन जो प्रोवाइड करेंगे, उसमें उनका रहने के लिए सिर्फ एक सैटेलाइट इमेजिनरी के बजाय ग्राउंड सर्वे और लोकल कॉन्स्टिट्यूशनल जो कंसल्टेंट को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन तभी आपका सक्सेसफुल होगा जब ट्राइबल और इंडिजिनियस कमिटी को डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड किया जाए। ये कमिटी जो ट्रेडिशनल नॉलेज और सस्टेनेबल प्रैक्टिस के थ्रू फॉरेस्ट और नेचुरली कंजर्व करती है, जो पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का एग्जाम्पल है। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम लोग, वेस्टर्न घाट इशू दिखाता है कि आपका एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में बैलेंस अप्रोच जरूरी है। UPSC के पर्सपेक्टिव से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, साइंटिफिक असेसमेंट, पब्लिक जो पार्टिसिपेशन, फॉरेस्ट राइट एक्ट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ लेकर चलना ही लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल सिक्योरिटी और इंक्लूसिव ग्रोथ का बेस्ट सोल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, Gen Z boys must lead a humane education system। तो Gen Z के बारे में बात किया गया है इसमें। ये लाइन एजुकेशन सिस्टम में सिस्टमेटिक रिफॉर्म की बात करती है, जिसमें सिर्फ मार्क और रैंक बेस्ड कंपटीशन स्टूडेंट पे एक्सट्रीम जो प्रेशर डालता है। उसमें UPSC के लिए ये मेंटल हेल्थ और एजुकेशन रिफॉर्म में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 क्वालिटी एजुकेशन के डायरेक्टली लिंक्ड इशू है।
एडमिशन प्रोसेस सिर्फ रिटन एग्जाम पर और डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। एप्टीट्यूड, प्रैक्टिकल स्किल, पोर्टफोलियो और सब्जेक्ट स्पेसिफिक एबिलिटी भी असेस करना चाहिए। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कॉम्पिटेंसी बेस्ड में लर्निंग अप्रोच को सपोर्ट करता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट पर प्रॉपर रेगुलेशन जरूरी है ताकि एक्सेसिव फीस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड अनहेल्दी जो कंपटीशन को रोका जा सके। सरकार स्टूडेंट सेफ्टी और कंसिस्टेंसी में अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना होगा। यूपीएससी में ये आपका गवर्नेंस और पब्लिक पॉलिसी के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हर कोर्स के लिए एक एग्जाम्पल जो सुटेबल नहीं होता है, जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन असेसमेंट में जो यूनिवर्सिटाइल जो अपने डिसिप्लिन के हिसाब से बेटर इवोल्यूशन कर सकती है। इसमें एकेडमिक ऑटोनॉमी, फेडरलिज्म और इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट्स भी इसका बढ़ावा मिलता है। इंडस्ट्री एक्सपोजर और कैरियर कंसल्टिंग में से स्टूडेंट का इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा भी कैरियर ऑप्शन पता चलेगा। लोकल लैंग्वेज में गाइडेंस देने के लिए इंक्लूसिव बढ़ेगी और इंफॉर्मेशन कैरियर डिसीजन लेने की मदद मिलेगी। एजुकेशन का फोकस सिर्फ रैंक और मार्क्स में नहीं, बल्कि स्टूडेंट क्रिएटिविटी, रेजिलियंस, एथिक्स और रियल एप्टीट्यूड पर होना चाहिए। ये हिस्टोरिक, होलिस्टिक और डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपका 2020 और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के साथ अलाइन करता है। तो कंक्लूजन में क्या देखेंगे हम लोग? इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट सेंट्रिक, इंक्लूसिव और कॉम्पिटेंसी बेस बनाना जरूरी है। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मेंटल हेल्थ सपोर्ट, कोचिंग रेगुलेशन, होलिस्टिक असेसमेंट और स्किल बेस्ड लर्निंग फ्यूचर रेडी एजुकेशन के पिलर है। एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एग्जाम क्लियर करना नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबल कैपेबल सिटीजन तैयार करना होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, हेल्दी टैक्स। हेल्दी टैक्स इंडिया में एक तरफ जो अंडर न्यूट्रिशन और स्टनिंग और एनीमिया के प्रॉब्लम है, जबकि दूसरी तरफ ओबेसिटी और लाइफस्टाइल डिजीज तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए ड्यूअल बर्डन और मेल न्यूट्रिशन करते हैं। यूपीएससी के लिए पब्लिक हेल्थ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जितना है 17 तक उसको याद कर लेना है। कमेटी ने सजेस्ट किया है कि जो पैक्ड फूड के फ्रंट पर क्लियर न्यूट्रिशन लेवल होना चाहिए, जिसमें कंज्यूमर को इतना इंफॉर्मेशन मिल सके कि वो प्रोडक्ट में शुगर, फैट या सॉल्ट कितना है ये पता कर सके। ये इंफॉर्मेशन कंज्यूमर चॉइस और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को प्रमोट करेगा। एक्सपर्ट में आपका रिकमेंड किया है कि जो हाई फैट, शुगर एंड सॉल्ट फूड को हेल्थ टैक्स लगाया जाए, जिससे आपका जंक फूड कंजम्पशन कम हो सके। टैक्स रेवेन्यू को पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस और न्यूट्रिशन प्रोग्राम में यूज किया जा सके। चिल्ड्रन को टारगेट करना वाले जो भी जितना जंक फूड एडवर्टाइजमेंट रेगुलेट करना है और स्कूल में हेल्दी फूड प्रमोट करना जरूरी है। इससे ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज जैसे नॉन कम्युनिकेशन डिजीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत मदद मिलेगी। WHO अनहेल्दी फूड और फिजिकल मेजर को सपोर्ट करता है। कोलंबिया में जंक फूड टैक्स इंप्लीमेंट करके कंजम्पशन रिड्यूस करने के लिए कोशिश की है। इंडिया भी इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस से सीखकर अपना न्यूट्रिशन पॉलिसी और इफेक्टिव बना रहे हैं। अगर टाइमली एक्शन नहीं लिया जाए तो 2030 तक चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत बढ़ सकती है। इसलिए गवर्नमेंट को अवेयरनेस, हेल्दी
डाइट प्रमोशन, फिजिकल एक्टिविटी और रिस्ट्रिक्ट फूड रेगुलेशन पर इमीडिएट फोकस करना होगा। कंक्लूजन में देखेंगे, इंडिया को अंडर न्यूट्रिशन और ओबेसिटी दोनों चैलेंज के साथ एड्रेस करना होगा। यूपीएससी परीक्षा से पोषण अभियान, ईट राइट इंडिया, जो फसाई रेगुलेशन और फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग, जंक फूड टैक्स और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को फ्यूचर न्यूट्रिशन पॉलिसी के लिए पिलर है। हेल्दी जो पॉपुलेशन है इसके लिए लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ और डेमोग्राफिक डिविडेंड पे बेस बना सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे फोर्स ऑफ लॉ। फोर्स ऑफ लॉ, अगर पुलिस एक्शन के दौरान फंडामेंटल राइट या ड्यू प्रोसेस पर सवाल उठते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी का इशू बनता है। यूपीएससी के लिए आर्टिकल 19-21 रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को कॉन्टेक्स्ट में बैलेंस एनालाइज करा जरूरी है। एफआरटी जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सकती है, लेकिन इसका यूज प्राइवेसी और डाटा प्रोटेक्शन कंसर्न भी उठा सकता है। जस्टिस के.एस. पुत्तस्वामी जजमेंट में बेस्ड सर्विलांस की लीगलिटी और नेसेसिटी को प्रोपोर्शनली प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए चाहिए। पुलिस मिसकंडक्ट के एलिगेशन होने पर इम्पार्शियल इंक्वायरी और डिपार्टमेंटल एक्शन जरूरी होना चाहिए। अगर वुमेन के साथ फोर्स यूज हो रहा है तो अकाउंटेबिलिटी और लीगल प्रोसीजर की प्लान पब्लिक ट्रस्ट बनाने रखे के लिए एसेंशियल है। फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 19 सब क्लॉज ए 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर प्रोटेक्टेड है, लेकिन आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के तहत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी अलाउड। यूपीएससी के आंसर लिखते वक्त राइट ऑफ पब्लिक ऑर्डर के बीच कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंसमेंट का एक्सप्लेन करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अभी सिटीजन और अथॉरिटी लॉ के सामने इक्वल है। जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू के थ्रू लीगलिटी इंश्योर करती है, जबकि एग्जीक्यूटिव रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना होगा। ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, डायलॉग एंड ग्रीवेंस के रिड्रेसल से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनल पर पब्लिक ट्रस्ट बनाना आता है। अगर डिस्प्यूट टाइमली रिजॉल्व ना हो तो यूथ में इंस्टीट्यूशन पर पार्टी कॉन्फिडेंस कम हो सकती है, जो डेमोग्राफी के लिए चैलेंज बन सकती है। कंक्लूजन में देखेंगे, यूपीएससी परीक्षा से आपका जो फंडामेंटल राइट, रूल ऑफ लॉ, पुलिस अकाउंटेबिलिटी एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के बैलेंस मैनर में आपका समझाना जरूरी है। प्रोटेक्शन और अधिकार के पब्लिक ऑर्डर दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का हिस्सा है। ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, जुडिशियल ओवरसाइट और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी के डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, कैबिनेट ओके 84,000 लगभग 84,000 करोड़ का समुद्र मंथन के ऑफशोर एक्सप्लोरेशन। समुद्र मंथन एक स्कीम में ऑब्जेक्टिव ऑफशोर ऑयल और गैस एक्सप्लोजर में बूस्ट करना है। 84,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी और इंपोर्ट डिपेंडेंट का कम करता है। डेमोक्रेटिक और हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किया गया है। ये स्कीम फाइनेंशियल ईयर 2030-31 तक चलेगी और टारगेट है कि 600 मिलियन मीट्रिक टन का ऑयल जो इक्विवेलेंट इन नए हाइड्रोकार्बन रिजर्व आइडेंटिफाई करना है। इससे लॉन्ग टर्म एनर्जी और अकाउंटेबिलिटी इकोनॉमिक ग्रोथ का सपोर्ट मिलेगा। डीप वाटर ड्रिलिंग बहुत एक्सपेंसिव और रिस्की होता है, इसलिए गवर्नमेंट को 60 वेल के लिए आपको 43,000 का
हर वेल पर 50% तक फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, जिससे प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट का इनकरेज किया जा सके। एक्यूरेट जियोग्राफिकल डाटा एक्सप्लोरेशन के बेस होता है। डाटा एक्विजिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर हब से नए गैस ऑयल डिस्कवरी से जल्द से जल्द आपका कमर्शियल प्रोडक्शन में कन्वर्ट किया जा सकेगा। इससे इफेक्टिवली और इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ेगा और इफिशिएंसी भी बढ़ेगा। स्कीम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करेगी ताकि ऑयल और गैस सेक्टर के क्रिटिकल इक्विपमेंट इंडिया में बन सके, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए इंडिया के इंपोर्ट सब्सिडी को स्ट्रेंथन करेगा। इंडिया का कोई ऑयल फील्ड मैच्योर कई ऑयल फील्ड मैच्योर हो चुके हैं, उनका प्रोडक्शन कम हो रहा है। नए रिजर्व की डिस्कवरी से एनर्जी जो सिक्योरिटी को इंप्रूव करेगी, एक्सपोर्ट में होने वाले और फ्यूचर एनर्जी डिमांड को सस्टेनेबिलिटी मीट करेगी। इसका कंक्लूजन में देखेंगे, समुद्र मंथन स्कीम इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी, आत्मनिर्भर भारत और इकोनॉमिक रेजिलियंस के स्ट्रेंथन करने की एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये हाइड्रोकार्बन और एक्सप्लोरेशन, एनर्जी ट्रांसमिशन, ऑफशोर रिसोर्स, मेक इन इंडिया और रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी में कॉन्टेक्स्ट में प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे। कैबिनेट अप्रूव स्कीम टू प्रमोट फ्लोटिंग सोलर प्लांट। चलिए बहुत अच्छा बात है कि अब हम लोग इन्वेंट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य सौर योजना के ऑब्जेक्टिव रिजर्वर और वाटर बॉडी पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाता है। 5070 करोड़ का एक जो स्कीम है, रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट करेगी और फोसिल फ्यूल में डिपेंडेंस कम करेगी, नेट जीरो टारगेट अचीव करने में मदद करेगी। स्कीम का टारगेट फाइनेंशियल ईयर 2030-2031 तक 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी को डेवलप करना है। इसका इम्प्लीमेंटेशन सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करेगी, जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में कोऑर्डिनेट और प्रमोट करेगी। गवर्नमेंट रिजर्वायर बेस्ड जो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के लिए 1 करोड़ पर मेगावाट पर फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है, जो इस सब्सिडी से प्रोजेक्ट कॉस्ट कम होगी और स्टेट और प्राइवेट डेवलपर को रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट के लिए इनकरेज किया जाएगा। सोलर पावर सिर्फ एक दिन में जनरेट नहीं होती है, इसके लिए आपको बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो BESS जरूरी है, जो 2 घंटे की स्टोरेज पर पीक डिमांड के समय में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मेंटेन करेगी और ग्रिड रिलायबिलिटी को इंप्रूव करेगी। फ्लोटिंग सोलर का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम कम होगा, रिजर्वर का यूज करेंगे और स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कर सकती है, जिससे आपका राजस्थान, गुजरात के अलावा भी सोलर एक्सपेंशन पॉसिबल है। मध्य प्रदेश ने नर्मदा रिवर पर सिर्फ 278 मेगावाट का ओमेश्वर है ना 278 का ओमकेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इंडिया के टारगेट फ्लोटिंग सोलर पार्क है, जो ये क्लीन एनर्जी, रिड्यूस और इनोवेटिव जो रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जो यूपीएससी में फैक्चुअल पॉइंट को रूप में पूछा जा सकता है। कंक्लूजन में देखेंगे, प्रधानमंत्री सूर्य सर्वर योजना जो है रिन्यूएबल एनर्जी के एनर्जी सिक्योरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के स्ट्रेंथन करेगी। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये नेशनल सोलर मिशन और बैटरी एनर्जी स्टोरेज, नेट जीरो 2070 क्लाइमेट कमिटमेंट और ग्रीन ग्रोथ के साथ डायरेक्टली लिंक स्कीम है। फ्लोटिंग सोलर फ्यूचर के क्लीन एनर्जी स्ट्रेटेजी को इंपॉर्टेंट पिलर बन सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे, ट्रम्प टूर गाजा डील
हमास सीख इजरायली टेक्स एग्जिट। ट्रम्प चाचा ने ये जो गाजा कॉन्फ्लिक्ट को एक एंड करने के लिए एक प्रपोज्ड पीस फ्रेमवर्क की बात करती है। बेसिकली ये फोकस वेस्ट एशिया जियोपॉलिटिक्स कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन डिप्लोमेसी और यूएस की रीजनल रोल पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट पर। इससे ये पता चलता है कि जो डिसआर्मेंट के लिए दोनों साइड के कंडीशन को अलग है, और पीस प्रोसेस में तभी सक्सेसफुल होगा जब म्यूचुअल ट्रस्ट और सिक्योरिटी गारंटी और नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो। इजराइल के अंदर सिक्योरिटी पॉलिसी पर पॉलिटिकल डिफरेंस हो सकता है। यूपीसी में जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न और पीस नेगोशिएशन में के बीच में रिलेशनशिप समझाना इंपॉर्टेंट है। पीस एग्रीमेंट के फेज में इंप्लीमेंटेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग और लोकल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशनल के रोल इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे मैकेनिज्म को ऑब्जेक्टिव वायलेंस के कम करना और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को एस्टेब्लिश करना है। पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर को रिकमेंडेशन रिकंस्ट्रक्ट करता है, जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एंड अकाउंटेबल लोकल इंस्टीट्यूशनल पीस बिल्डिंग के प्रोसेस में एसेंशियल कंपोनेंट माने जाते हैं। इजिप्ट, कतर और तुर्की ने वेस्ट एशिया में मीडिएशन इफेक्ट में इंपॉर्टेंट डायलॉग का रोल निभाया है। यूपीएससी के लिए ये थर्ड पार्टी मीडिएशन, रीजनल डेमोक्रेसी और मल्टीलैटरल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में रिन्यूअल एग्जाम्पल। कंक्लूजन में देखेंगे वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट का परमानेंट सॉल्यूशन, डायलॉग डिप्लोमेसी, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न और इंटरनेशनल लॉ के थ्रू ही आपका ये पॉसिबल है। यूपीएससी प्रोसेक्टिव से सीजफायर नेगोशिएशन, टू स्टेट सॉल्यूशन, रीजनल सिक्योरिटी, यूएन की रोल और पीस बिल्डिंग मैकेनिज्म को बैलेंस और फैक्ट बेस्ड जो अप्रोच के साथ प्रिपेयर करना जरूरी है। तो आज का आर्टिकल खत्म होता है, और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वही हम लोग ने लिया है, जो एग्जाम में आपका डायरेक्ट ऐसे के फॉर्म में आ सकता है। तो फिर से एक बार इंफॉर्म कर देते हैं कि हम लोग ने टेलीग्राम में माइलस्टोन मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जो आपको सीएपीएफ सीडीएस दोनों में आपको ये गाइड करें। ये 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 499 फीस है पूरे साल का, और सीडीएस 2 तक 2027 का तक चलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।